नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता 2023. Now let's move ahead and see rest of the part. This content is for general information only and not legal advice. Consult a licensed attorney for advice specific to your situation. We are not responsible for any actions taken based on this content. मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग तो जज बनना चाहते होंगे, कुछ लोग पुलिस विभाग में जाना चाहते होंगे और कुछ लोग ऐसी एजेंसी में जाना चाहते होंगे जो हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वर्क करता है या उसमें एक एक्टिव रोल प्ले करता है. अगर इन सारी चीजों में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये होगा कि मतलब क्या जज साहब कोई जजमेंट दें तो क्या वो उसके लिए क्रिमिनली लायबल हो सकते हैं या नहीं, और क्या जज साहब के द्वारा दिया गया आदेश अगर कोई व्यक्ति कोई किसी डिपार्टमेंट में लीगल सिस्टम में काम करने वाला व्यक्ति उसे फॉलो करता है तो क्या उसको पनिशमेंट होगा. और जैसा आपके माइंड में बहुत पहले से सोचे होगे कि नॉर्मल आदमी तो मार देता है किसी को तो उसको भाई हम लोग डेथ पेनल्टी देंगे बाद में, लेकिन हम लोग सेम चीज जब एक जल्लाद करता है जो मतलब डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करता है उसको हम पनिशमेंट क्यों नहीं देते. तो इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और एंड तक हमारा वीडियो देखें. सो लेट्स स्टार्ट. तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं उसको हम समझेंगे. पहला चीज कि जो बीएनएस का चैप्टर 3 है उसमें सेक्शन 14 टू 44 हमारा जनरल डिफेंस दिया हुआ है, और दूसरा चीज हमें ध्यान रखना है कि सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ बीएनएस 2023 को हमें साथ में पढ़ना है, ठीक. और 15 और 16 को हमें यहां समझना है, ठीक है, कि ये डिक्टो कॉपी पेस्ट है 77 और 78 ऑफ आईपीसी का, ठीक. और एक चीज कि जो सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ बीएनएस है 2023 का, ये एक जस्टिफाइबल जनरल डिफेंस है. तो जस्टिफाइबल क्या होता है? जस्टिफाइबल मतलब कि इसमें आपका मेंस रिया तो होता है, ठीक है, मतलब आप मेंटली सोच के कोई चीज काम करते हो ना इसमें, लेकिन मेंस रिया के होते हुए भी आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाता ड्यू टू सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो कि हमारे क्रिमिनल लीगल जस्टिस सिस्टम में फॉलो किया जाता है. उसकी वजह से इसमें हम लोग इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि ये सारे एक्ट इवन अगर नॉर्मल व्यक्ति परफॉर्म करे तो उसे हम एक क्रिमिनल मानेंगे, लेकिन ये अथॉरिटी परफॉर्म कर रही है इसलिए ये एक जस्टिफाइड ऑफेंस है, जस्टिफाइड एक्ट है, ठीक है. इसीलिए हम सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ बीएनएस को हम जस्टिफाइबल जनरल डिफेंस मानते हैं. एक चीज ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 15 एंड 16 है बीएनएस का, वह यह एक्सेप्शन अप्लाई होता है जुडिशियल एक्ट पे जो कि जज के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, और जो उसके सपोर्टिंग ऑफिसर हैं उस जुडिशियल एक्ट को एग्जीक्यूट करने में उनको. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट. तो दोस्तों अब हम सेक्शन 15 को देखते हैं जो कि एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है जज साहब को, ठीक है. तो ये सेक्शन 15 ऑफ बीएनएस 2023 बात करता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. मतलब जज साहब जब जज के रूप में, मतलब जज साहब का जो काम है बीएनएसएस में जो कि पहले सीआरपीसी था उसमें हमारे काम दिए हुए हैं कि क्या क्या जज साहब करेंगे कोर्ट में. तो उन सारे कामों को जब वो कर रहे होंगे तभी उनको या उसी काम को जज साहब के उसी काम को हम मतलब यहां पर छूट देंगे या एक्सेप्शन में मानेंगे, ठीक है. तो ये सेक्शन 15 इसी के बारे में बात करता है. अब हम इसके बेयर प्रोविजन को पढ़ते हैं. तो यह कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज. तो क्या पहला लाइन हो कि कोई भी ऐसा काम एक ऑफेंस नहीं है जो कि एक जज साहब के द्वारा किया जाता है. व्हेन मतलब जब, व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. तो एक्टिंग जुडिशियली का मतलब कि जज साहब जब ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जिसके लिए वो हमारे सीआरपीसी, जो पहले सीआरपीसी था अब बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा, ठीक है, उनको यह काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है, और जो उनको करना चाहिए जस्टिस अचीव करने के लिए, ठीक है. तो उस सारे काम को हम कहते हैं कि ही इज एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर. अब इसको थोड़ा ट्रिकी है यहां पर क्योंकि अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो इसको समझ नहीं पाएंगे, बट इसमें क्या लिखा है कि जज साहब जुडिशियली जब एक्ट करेंगे, ठीक है, तो कोई ऑफेंस में नहीं माना जाएगा जब वो मतलब कोई भी पावर उनको जो देगा उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं. कब नहीं माना जाएगा? जब यह पावर लॉ के द्वारा दिया गया हो, ठीक है, पहला चीज. दूसरा चीज कि या फिर जज साहब गुड फेथ में बिलीव करें कि उन्हें लॉ के द्वारा ऐसा पावर दिया गया है. ओके, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा सेक्शन 15. लेकिन जनरली होता क्या है कि जब हम कोई मतलब कोई भी जब एक्ट पढ़ते हैं उसके सेक्शन को, तो हमें उसे नॉर्मल तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना होता है. तो जैसे नथिंग से जब स्टार्ट करते हैं, पावर विच इज यहां तक पढ़ना है,
फिर हमें उसके आगे पढ़ देना है गिवन टू हिम बाय लॉ। फिर आप हमको समझ में आएगा ये लाइन कहना क्या चाहता है। और फिर दूसरे लाइन में हमें क्या पढ़ना है कि नथिंग से स्टार्ट करना है इज तक, फिर उसको हमें विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, ऐसे पढ़ देना है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। तो पहला पार्ट क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज गिवन टू हिम बाय लॉ। तो मतलब कोई भी ऐसा काम जज साहब के द्वारा जो किया जा रहा है जब वह एक जज के रूप में काम कर रहे हैं, एक्टिंग जुडिशियली, ठीक है, और उस टाइम कौन सा काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वह एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई पावर, ठीक है, जो कि पावर उनको कानून के द्वारा दिया गया है। कानून मतलब क्या, जो भी एन एस एस के द्वारा दिया गया है या अदर प्रोविजंस है हमारे अदर लॉज में, उसके द्वारा उनको जो दिया गया है, ठीक है। तो पहला चीज, अगर उनको कानून भाई देता है कोई पावर कि ये ऐसे ऐसे कर सकते हो, और जज साहब वैसा काम, ठीक है, एज ए जज होकर करते हैं, तो उसे हम एक ऑफेंस नहीं मानेंगे। अब इसका अगर हम पार्ट 2 देखें, मतलब ये पार्ट 1 और 2 उसमें क्या नाम है, एक्ट में डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए हमने इसको ब्रेक किया है। अब पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 अगर इसी को हम ब्रेक करके समझे तो इसमें भी ये लिखेंगे नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which in good faith he believes to be given to him by law। अब यहां क्या है, वहां पहले हमें पहले वाले स्टेटमेंट में क्या पढ़ा कि जब उनको ऐसा पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि उन्हें लॉ के द्वारा गिवन है, और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कोई भी एक्ट जब जज साहब जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं और उस टाइम जो पावर का एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, वह उनको भले ही लॉ के द्वारा नहीं दिया गया हो, लेकिन अगर उनको गुड फेथ में ऐसा बिलीफ होता है कि हाँ यह लॉ के द्वारा दिया गया है उनको, तो वहां पर भी उनको एक्सेप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। अब इन गुड फेथ का मतलब क्या होता है, अगर गुड फेथ का हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, हमारे मतलब BNS में, तो गुड फेथ का मतलब होता है कि हमें जज साहब को प्रॉपर केयर, ठीक है, लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब अपने मन से कुछ भी सोच ले कि हाँ भैया, अपनी तरफ से भी उन्हें मतलब प्रयास करना पड़ेगा कि क्या सच में उनको ऐसा पावर दिया गया है लॉ के द्वारा, मतलब प्रॉपर केयर उनको करके और प्रॉपर बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या उनको ऐसा पावर दिया गया है कि नहीं, तभी उसे हम गुड फेथ में मानेंगे। तो इस तरीके से हम सेक्शन 15 को समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। ये सेक्शन 16 ऑफ BNS जो कि बात करता है एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो मतलब कि जो भी काम किसी जजमेंट के आने या ऑर्डर के आने के बाद कोर्ट के द्वारा जब कोई जजमेंट आ जाता है या ऑर्डर आ जाता है, तो उसके बाद जो काम होता है, जैसे उसका एग्जीक्यूशन या उसमें जो ऑर्डर वगैरह होते हैं कि ये काम करना है, ऐसा काम करना है, तो इन लोग जो मतलब ऑर्डर या जजमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं और आगे जाते हैं, उनको भी एक एक्सेप्शन दिया जाता है, ठीक है, जो कि सेक्शन 16 में दिया गया है। जैसे मतलब उसमें देखे थे ना कि एक जल्लाद को क्यों फांसी, मतलब क्यों सजा नहीं दी जाती, क्योंकि वह एग्जीक्यूट कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर को, लेकिन उस एग्जीक्यूट करने वाले पर्सन को हम सजा नहीं दे सकते लॉ में, क्योंकि वह काम पर्सुएंट टू ए जजमेंट या ऑर्डर ऑफ कोर्ट करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसका आंसर आपको मिल गया होगा। और पिछला जो सेक्शन 15 था उसमें क्या था कि जब तक कोई मतलब जुडिशियली एक्ट करता है, मतलब जज के रूप में एक्ट करता है, तब तक उसको प्रोटेक्शन मिलता है। सॉरी, उधर मैं उसको एक एग्जांपल नहीं दे पाया, लेकिन इधर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर जब एक जज साहब, जो कि केस, अगर आप IPC की एक बुक है PSC पिलाई, उसमें पढ़ेंगे तो एक केस है, मतलब एग्जैक्ट मुझे केस का नाम नहीं याद है, बट फैक्ट जो था वह था कि मतलब एक जज साहब, ठीक है, जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पास, मतलब उसको एड्रेस करना होता है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को जज साहब के द्वारा। तो उस टाइम वो कुछ पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं, मतलब तो अब क्या इस टाइम वो जुडिशियली एक्ट कर रहे थे? नहीं, क्योंकि उनका काम है जजमेंट देना, सारा चीज, लेकिन आप किसी प्रकार का पॉलिटिकल रिमार्क नहीं कर सकते। तो वहां पर जज साहब के खिलाफ मतलब शिकायत की जाती है बार एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, और उस पर एक्शन भी लिया गया था। तो आप उस केस को पढ़ सकते हो कि एक्टिंग जुडिशियली एक्टिंग क्या होता है, ठीक है, तो उससे आप समझ जाओगे। अब यहां हमें देखना है सेक्शन 16 कि मतलब जब जल्लाद वगैरह को सजा क्यों नहीं होता। तो इसका हम बेयर प्रोविजन पहले पढ़ते हैं कि नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो कि इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। अब यहां तक पढ़ के फिर हमें देखना है कि इज एन ऑफेंस, ठीक है, इस तरीके से पढ़ लेना। तो कोई भी चीज एक ऑफेंस नहीं है, ठीक है, जो कि किया गया है परसुएंस ऑफ या जजमेंट के द्वारा वारंटेड था या ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा वारंटेड था, ठीक है। तो जो अगर कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के द्वारा वारंटेड है, ठीक है, उसके परसुएंस में अगर कोई काम किया गया है तो एक ऑफेंस नहीं है। इसीलिए जो लीगल लैंग्वेज होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं समझ पाते। तो हमें यहां तक पढ़ना है
ठीक है, ऑफ ए कोर्ट। फिर हमें पढ़ लेना है यहाँ से इज एन ऑफेंस, ठीक है, यहां तक तो समझ में आएगा। ठीक है, फिर ये क्या लिखा गया है कि इफ डन विल्स्ट सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि चलो ठीक है, आपको कोर्ट का ऑर्डर था तब आपने किया, लेकिन उसी टाइम तक करना है जब तक कोर्ट का ऑर्डर फोर्स में था। फोर्स में होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आज जज साहब ने किसी को ऑर्डर दिया कि भैया जाइए एक्स पर्सन को आप क्या नाम है अरेस्ट करके लाइए। अब वहां एक दरोगा साहब खड़े थे, अब उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब जज साहब तो दे दिए सेक्शन 16 का तो मुझे प्रोटेक्शन मिल ही जाएगा, और वो 2 महीने बाद जब जजमेंट खत्म हो गया था तब जाके अरेस्ट कर लेते हैं एक व्यक्ति को, तो वहां पर सेक्शन 16 का उनको एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ऑर्डर फोर्स में नहीं था। ठीक, तो यहां तक हो गया। अब आगे समझते हैं कि नॉट नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव हैड नो जुरिस्डिक्शन टू पास अ जजमेंट और ऑर्डर। ठीक, और मतलब ये जो एक्सेप्शन दिया जाएगा, जो व्यक्ति काम कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पे, उसको इससे मतलब नहीं है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था कि नहीं था उस ऑर्डर को पास करने के लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ दैट द कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन। लेकिन जो व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर पे काम कर रहा है उसको गुड फेथ में बिलीव होना चाहिए कि कोर्ट के पास, जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है, जिस कोर्ट के द्वारा वारंटेड है जजमेंट, उसके पास जुरिस्डिक्शन है। अब यही गुड फेथ का मतलब, गुड फेथ का मतलब ये नहीं कि भैया हम हाँ मान लिए चलो ठीक है सच्चे में है, उनको प्रॉपर केयर एंड कॉशन करना पड़ेगा। केयर एंड कॉशन, इस वर्ड को याद रखना। ठीक है, जब आप गुड फेथ का डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 ऑफ BNS, तो उसमें लिखा है प्रॉपर केयर एंड कॉशन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उसको हम गुड फेथ में नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसको हम सेक्शन 16 को ब्रेक डाउन करते हैं। देखो मुझे लगता है कि सेक्शन 16 समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ना है कि नथिंग विच इज डन इन पर्सन्स ऑफ कोर्ट ऑफ पर्सन्स ऑफ ए कोर्ट और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट इज एन ऑफेंस। तो कोई भी चीज जो किया जाता है कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट उसके परसुएंस में, ठीक, वह एक ऑफेंस नहीं है यदि यह जो किया गया है उस टाइम जजमेंट जो था वो फोर्स में था। फोर्स में मतलब मैं बता दिया कि क्या मतलब होता है। ठीक है, और इस उस मतलब जो व्यक्ति कर रहा है उसको इससे नहीं मतलब है कि कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन था इस तरीके का ऑर्डर पास करने का कि नहीं, लेकिन यह ऐसा मतलब तभी होगा जब व्यक्ति ने गुड फेथ में ऐसा बिलीव किया हो कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सेक्शन 16 एंड 15 बहुत अच्छे समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ केस लॉ देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे केसेस जो कि सेक्शन 15 ऑफ BNS पे होंगे। ठीक है, तो पहला जो केस है वह मेघराज वर्सेस जाकिर हुसैन, जो कि 1875 का केस है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। तो इसमें क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोई भी व्यक्ति जो जुडिशली एक्ट कर रहा है और यह जो एक्ट है, ठीक है, या डिस्चार्ज ऑफ जो ऑफिशियल ड्यूटी है, यह विद इन द लिमिट्स ऑफ उसके जुरिस्डिक्शन हुआ है। ठीक, तो इस केस में हमें गुड फेथ से कोई मतलब नहीं है कि वहां पर गुड फेथ था कि नहीं था। मतलब अगर जज साहब का जुरिस्डिक्शन था, मतलब कुछ एरिया डिवाइडेड होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस वाले थाने को खाली देखेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इस थाने को खाली देखेंगे। तो अगर समझ लो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास यह अधिकार था कि थाना एक्स के वहां से कोई भी केस आएगा तो उसको देख सकते हैं, तो उस टाइम अगर जज साहब ने कोई जजमेंट पास किया या कोई ऑर्डर दिया है तो उस टाइम कोई भी सवाल नहीं उठेगा कि मतलब वह जज साहब का जो यह जुडिशियल एक्ट था वह गुड फेथ में था कि नहीं था। ठीक है, और यह जो गुड फेथ का रेलिवेंस है तभी आता है जब जज साहब बिना जुरिस्डिक्शन के काम कर रहे हो। ठीक, अब समझ लो जज साहब के पास कोई केस आया जो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं था, तो गुड फेथ का मतलब क्या, उनको प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखना चाहिए ना कि शायद हमारे जुरिस्डिक्शन में है कि नहीं। अगर जज साहब ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, केयर एंड कॉशन नहीं किया बिफोर हियरिंग अ मैटर, जो कि ऐसा लग रहा था कि उनके बियॉन्ड उनके जुरिस्डिक्शन था, तो उस टाइम वह उसके लिए लायबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गुड फेथ में उन्होंने अगर प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखने के बावजूद भी उनको ऐसा लगा कि नहीं ये हमारे ही जुरिस्डिक्शन में आता है, उसमें जजमेंट दे देते हैं, तो उनको एक्सेप्शन प्रोवाइड हो जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में यहां पर बात हुआ। ठीक, अब जो दूसरा केस है वह है अल्बर्ट वर्सेस लेविन। तो इस केस में तो सीधा से समझ लो सेक्शन 77 जो कि अब हमारे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 15 है, उसको रीट्रेट कर दिया कि ठीक है जज साहब की कोई गलती नहीं होगी, इवन वह इरेगुलर ही करें, मतलब उनको क्या नाम है मतलब प्रॉपर ध्यान न दें, ठीक है, अजीब तरीके से काम करें, लेकिन वह जो काम किया गया जज साहब के वह किसके अंदर होना चाहिए, उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर है अगर करने के, तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, और यहां पर हमें
गुड फेथ ओथ का कोई मतलब नहीं है जब तक उनके पास जुरिस्डिक्शन है। ठीक, तो ये यहाँ पर ये चीज कहा गया। तो सीधा का मतलब है कि जज साहब के पास अगर जुरिस्डिक्शन है तो चाहे इरेगुलर वे में कर रहे हैं, मतलब उनका मनमानापन चल जाएगा भाई वहां पर। यह चीज इसमें सेक्शन 77 में उनको प्रोटेक्शन दिया गया था आईपीसी में, जो कि अब हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 15 में है। तो मुझे लगता है दोनों केस समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द केसेस। तो यह जो केस था AK चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, तो इसमें कहा गया कि जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वह दो प्रकार का प्रोटेक्शन देता है, एक जज साहब को और दूसरा जो जज साहब के ऑर्डर पे काम किया जाता करते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स, उनको भी प्रोटेक्शन देता है। तो इस चीज को इसमें कहा गया। और ये जो सुरेंद्र कुमार भाटिया वर्सेस कन्हैया लाल का केस था, ये बहुत एक लैंडमार्क टाइप का केस है, क्योंकि इस केस में हम समझ जाएंगे कि जुडिशियली एक्टिंग का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या था कि एक कलेक्टर साहब थे जिन्होंने पावर अपना एक्सरसाइज किया इंक्वायरी का, और एक अवार्ड दिया जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में था। तो इसमें कहा गया कि इस अवार्ड को देते टाइम जो कलेक्टर साहब थे वो जुडिशियली एक्टिंग नहीं थे। ठीक है, तो जुडिशियली एक्टिंग नहीं थे, वो एक जज नहीं है, क्योंकि यहां पर कलेक्टर साहब अपना एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहां पर पास किए हैं, ना कि एक जुडिशियल ऑर्डर था। तो यहां पर कलेक्टर साहब को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था सेक्शन 77 का। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं केवल उन्हीं को जुडिशियल प्रोटेक्शन दिया जाता है सेक्शन 77 में, ना कि एक कोई मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर साहब जाके कुछ भी ऑर्डर पास कर दें और कुछ कहने लगे नॉर्मली जब वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हो और अपना एग्जीक्यूटिव पावर अप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 77 में। इसी तरीके से नेक्स्ट केस देखते हैं। तो ये संजीवा राव वर्सेस सीबीआई मुंबई में भी क्या कहा गया कि इसमें रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो थे उनके द्वारा ऑर्डर पास किया गया। ठीक है, सेक्शन 71 ऑफ 1952 एक्ट, और इसमें उनको कहा गया कि 77 ऑफ आईपीसी जो कि अब सेक्शन 15 ऑफ बीएनएस है उसमें उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और सेक्शन 31 ऑफ जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 में भी प्रोटेक्शन दिया गया। तो मतलब इस बारे में इसमें बात हुई। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो अब जो केस देखने जा रहे हैं वह सेक्शन 16 ऑफ बीएनएस पे है, और ये बहुत अच्छा केस है जिसका नाम है कपूर चंद वर्सेस स्टेट, जो कि 1976 का केस है। तो यह मतलब जो केस है इस पे है कि मतलब जब कोई कोर्ट द्वारा दिया गया ऑर्डर को फॉलो करता है, लॉ उन्हें एक्सेप्शन देता है। ठीक, तो इस केस में क्या था कि मजिस्ट्रेट साहब का एक ऑर्डर था जिसमें अक्यूज था इसमें हस्बैंड, उसने अपने पत्नी के बिना कंसेंट से उसके कंट्रोल से कुछ प्रॉपर्टी ले लिए, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस केस में माना गया था कि देखो हस्बैंड ने कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया, क्योंकि वह मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर पास मतलब जो ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, इसलिए उसको सेक्शन 78 में जो कि आईपीसी का था उसमें प्रोटेक्शन दे दिया गया था। नाउ अब यह सेक्शन 16 में दिया जाएगा प्रोटेक्शन। ठीक है, जो कि बीएनएस के सेक्शन 16 में दिया गया है, और जैसा कि मैंने हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं सेक्शन 77 एंड 78 जो है सेक्शन 15 एंड 16 का कॉपी पेस्ट है, तो सेम केस फॉलो हो सकता है। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 15 जो है जज साहब के एक्ट को क्या नाम है प्रोटेक्शन देता है, वहीं पर सेक्शन 16 जो है वह जज साहब के ऑर्डर के बाद उसको फॉलो करने वाले लोगों को एक सील्ड के रूप में प्रोटेक्शन देता है। तो अब जो हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन रेज किए थे कि जज साहब को कितना प्रोटेक्शन है, तो जज साहब को उतना ही प्रोटेक्शन है जहां तक वह अपने बाउंड्री या लिमिट में रह के काम करते हैं, मतलब जब तक वो जुडिशियली एक्ट करते हैं तब तक। और अगर और ये जुडिशियल एक्ट मतलब एक्टिंग कहां तक होना चाहिए, वहीं तक जहां तक उनको जुरिस्डिक्शन है। अगर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाते हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना है गुड फेथ का, मतलब उन्हें केयर एंड कॉशन के साथ अपना क्या नाम है कोई एक्ट करना है, तभी उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। पहला चीज ये। दूसरा चीज, जज साहब के ऑर्डर के बिहाफ पे अगर कोई काम करता है तो उसको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अगर और उसको ये ध्यान नहीं देना है कि मतलब जज साहब के पास पावर था कि नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं उसको, लेकिन उसे भी यह तभी माना जाएगा, तभी उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा जब वह गुड फेथ में बिलीव करे कि जज साहब के पास ऐसा पावर था। और हमेशा जो मतलब जज साहब के ऑर्डर को फॉलो करके जो काम किया जाना चाहिए तभी किया जाना चाहिए जब तक वह ऑर्डर वैलिड है। ऐसा नहीं कि आज ऑर्डर पास हुआ 10 साल के बाद आप एग्जीक्यूट करने जाओ, तब नहीं प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि जल्लाद को प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है सेक्शन 16। ठीक है, क्योंकि भाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसको सजा नहीं मिल सकता। दूसरा, अगर कोई नॉर्मल इंसान है वह अगर कोर्ट के ऑर्डर पे क्या नाम है कोई काम कर रहा है, जैसा कि कपूर चंद वर्सेस स्टेट में हम देख ले, तो वह भी कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा है। इसी प्रकार जब पुलिस को कोई ऑर्डर होता है कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाइए, तो नॉर्मली तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट और बहुत सारा सेक्शन लग जाएगा। ठीक है, बीएनएस का, लेकिन पुलिस के ऊपर नहीं लगता क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ बीएनएस क्या कहता है, और
यहाँ तक वॉच करने के लिए थैंक्स, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता। और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या जजेस को इतनी लिबर्टी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, और अगर दी भी जानी चाहिए तो चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि नहीं। जैसा भी आपका राय होता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय एंड टेक केयर।